हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एक्सप्लेन सेक्शन से और आइडिया सेक्शन से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, व्हाट इज इट एंड हाउ फार विल रिलैक्सेशन ऑफ लिमिट हेल्प। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है वेज एंड मीन्स एडवांसेस पे, और उसकी जो रिलैक्सेशन लिमिट है उससे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे प्रभावित है उसी पे ये आर्टिकल है। और दूसरा जो आर्टिकल एनालिसिस करेंगे ये है आइडिया सेक्शन से ए वन हॉट स्टेट मिसिंग पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी इन द कोविड क्राइसिस। और ये आर्टिकल लिखे हैं श्री दुष्यंत दावे जी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है और प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि हमारे जो घटती हुई रोल है जुडिशरी और लेजिस्लेचर की देश की शासन व्यवस्था में, उसी पे एक आर्टिकल है। तो ये दो आर्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, पिछले शुक्रवार को द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वेज एंड मीन्स एडवांस की जो लिमिट थी मार्च 31 तारीख तक, उसको 60% तक बढ़ा दिया है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को जो कोविड-19 की जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनको और भी सुविधा मिले, और वो उनकी जो मार्केट बोरोइंग्स है, जो लोन वगैरह वो बैंक वगैरह से लेते हैं रिज़र्व बैंक से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें उनको सुविधा मिले। तो अभी जानते हैं कि ये वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है। देखिए दोस्तों, साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो ये वेज एंड मीन्स जो एडवांस है ये है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ये सुविधा कि वो आरबीआई से पैसा ले सके। तो ये मतलब टेम्पररी अरेंजमेंट है। कोई भी अगर टेम्पररी मतलब आपत्ति आती है सेंटर की या स्टेट की, या उसकी जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में उसकी जो कुछ कुछ बाधा बिगिन होती है, तो मतलब अगर उसके उसकी जो पैसा की जो एक्सपेंसेस के लिए अगर पैसा कम हो जाती है, या जो उसकी जो अर्निंग टैक्सेस वगैरह दूसरे सोर्स से वो कम हो जाती है, जिससे कि वो मतलब कोई अर्जेंट इशू या अर्जेंट मैटर में वो काम नहीं कर पा रही है, या पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, तब वो आरबीआई से पैसा ले सकती है। और इसे कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। और ये इसको हम फाइनेंस के तौर पे नहीं देख सकते, ये सिर्फ एक लोन की तरफ से तरह ही हम लोगों को देखना होगा। और सेक्शन 17(5) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ये ऑथोराइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो सेंटर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत मतलब लोन या पैसा दे सकता है, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। उससे ज़्यादा मतलब उसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 3 महीना तक की होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत तो पैसा मिल जाएगा आरबीआई से, मतलब कोई भी आपत्ति या विपत्ति के मद्देनज़र, लेकिन उसको 3 महीने के अंदर उनको वापस रिटर्न करना होगा। अब दोस्तों, ये सवाल हो सकता है, जो आरबीआई जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा देगी ये डब्ल्यूएमए के तहत, तो वो उस पे वो कितना इंटरेस्ट रेट लगाएगी। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट लगाती है आरबीआई डब्ल्यूएमए के तहत वो है जो उसकी रेपो रेट की समान ही लगाती है। जो रेपो रेट क्या है, जो रेट में आरबीआई छोटे छोटे बैंक्स को या दूसरे बैंक्स को मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, तो वो रेट है अभी हाल फिलहाल में 4.4%। अगर डब्ल्यू वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत अगर उसकी जो लिमिट किया गया है उससे अगर ज़्यादा अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो उस मद्देनज़र उस समय उसको 2% और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड देना होगा आरबीआई को, तो तब आ जाती है 6.4%। तो अगर उसके लिमिट में रहे तो 4.4%, और लिमिट से ज़्यादा अगर पैसा चाहिए तो 6.4% देना होगा इस डब्ल्यू में के तहत इंटरेस्ट रेट। अभी दोस्तों, ये सवाल हो सकती है, ये जो वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत ये राज्य सरकार या केंद्र केंद्र सरकार कितनी हद तक मतलब पैसा ले सकती है आरबीआई से। देखिए, 2020-21 के लिए ये जो लिमिट है वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत वो कर दिया गया है ₹120,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और ये 60% ज़्यादा है जो कि 75,000 करोड़ था 2019-20 साल के लिए।
तो उससे अभी इस साल के लिए 60% ज़्यादा लिमिट रखा गया है। और जो अक्टूबर पिछले साल का जो अक्टूबर मार्च एंडिंग, तो ये सिर्फ 35,000 ही करोड़ लिमिट ही था। और जो स्टेट्स है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये वेज एंड मीन्स लिमिट के तहत उनकी लिमिट है ₹32,225 करोड़ टिल मार्च 31 तक ये लिमिट था स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन ये स्टेट की जो लिमिट है वो अप्रैल 1 तारीख को इस साल का आरबीआई ने उसको 30% तक इंक्रीज़ कर दी थी स्टेट की जो लिमिट है। और ये हालांकि अभी 60% इंक्रीज़ कर दी गई है ये कोरोना वायरस की मद्देनज़र। तो ये अभी जो स्टेट की लिमिट हो जाएगी वो है 51,560 करोड़। तो ये जो हायर लिमिट है वो स्टेट्स को मिलेगी टिल सितंबर 30। और जो रिजर्व बैंक ने जो अप्रैल 7 तारीख को कहा है, जो ओवरड्राफ्ट की जो पीरियड है वो 14 टू 2 हफ्ते से 3 हफ्ते कर देगी, मतलब कंजिक्यूटिव वर्किंग डेज कर देगी। और एक क्वार्टर में 3 महीने में वो 36 टू 50 वर्किंग डेज तक उसको ओवरड्राफ्ट पीरियड मानेगी, या ओवरड्राफ्ट के लिए उसको कोई चार्जेस नहीं लगाएगी। तो वाई हैव ऑल दिस रिलैक्सेशन बीन मेड, अभी ये इतना सारा रिलैक्सेशन क्यों दिया गया है राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इस वेज एंड मीन्स के तहत। अभी देखिए, ये जो रिलैक्सेशन की बात है, ये तो उसका सिंपल रीज़न है, ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो आर्थिक दुर्दशा हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, उसी वजह से ये स्टेट्स को आरबीआई ने इतनी रिलैक्सेशन दी है। क्योंकि जो इनकम है जो जीएसटी के तहत या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तहत, फिर ये जो लिक्विड की या मोटर व्हीकल से, या जो स्टैम्प ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन फ़ी, उससे व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी, क्योंकि नए तो गाड़ी कोई बेचा नहीं जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं आ रही है। सो ये सब इनकम गवर्नमेंट की ठप पड़ गई है। और जो स्टेट्स ये स्टेट्स को सबसे ज़्यादा ये इसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो ऑन ग्राउंड जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद उठाना पड़ रहा है। ये हाँ, ये हो सकता है जो टेस्टिंग किट खरीदने में, या पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स खरीदने में, या जो वेंटिलेटर्स खरीदने में राज्य सरकार अपना पैसा खर्चा कर रही है। या जो हेल्थ केयर जो डॉक्टर्स वगैरह नर्सेज वगैरह को डेवलपमेंट, या जो पुलिस पर्सनल की जो डेवलपमेंट, वो सब स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसे से ये खर्चा वहन कर रही है। और इसी वजह से मतलब जो आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट को इतनी रिलैक्सेशन दी है। और जो इसके अतिरिक्त जो खाद्य प्रोवाइड करना है लोगों, गरीब लोगों को, जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, या शेल्टर या रिलीफ मेजर्स शेल्टर प्रोवाइड कर रही है या रिलीफ मेजर्स दे रही है, उसके तहत मतलब ये आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी रिलैक्सेशन दी है ये वेज एंड मीन्स एडवांस के अंडर में। अभी दोस्तों सवाल हो सकता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को मार्केट से, या सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा नहीं ले सकती है क्या, शेयर्स वगैरह या जो फंड्स जो पैसा रखा हुआ है वहाँ से नहीं ले सकती है क्या, या सिर्फ आरबीआई से पैसा लेना होगा। देखिए इसके लिए तो देखिए हमें जानना पड़ेगा जो फाइनेंशियल पोजीशंस थी स्टेट्स की जो लॉकडाउन से पहले, उस समय भी बहुत ही ख़राब अवस्था थी स्टेट्स की। तो जो फिस्कल डेफिसिट थी 22 स्टेट्स में भारत की, और जो लेटेस्ट डेटा के तहत वो था वो 2.4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी से, जो कि 2018-19 को था, वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 2.9% हो गई थी 2019-20 को। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है इस पीरियड में वो 0.1% से 0.7% हो गई थी। मतलब स्टेट की जो आर्थिक अवस्था इतना ही ख़राब था कि वो मार्केट से बोरो करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जो मार्केट बोरोइंग्स ऑलरेडी था वो ऑलरेडी काफ़ी था, वो आपका 10,49,323 करोड़ रुपीस से बढ़ के, जिसमें आपका सेंटर का था आपका 5,71,000 करोड़, और स्टेट का था 4,78,000 करोड़, जो कि 2018-19 की थी। वो बढ़ के हो गया आपका 13,44,521 करोड़ रुपीस, जहाँ पे सेंटर की आपका 7,10,000 करोड़, और स्टेट का 6,34,521 करोड़ 2019-20 में। मतलब ऑलरेडी मार्केट बोरोइंग देख सकते हैं कितना बढ़ गई है, इसमें और भी मार्केट बोरोइंग्स का कोई सवाल ही नहीं होता है। और ये जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी का कहना है कि जो डेथ स्प्रेड एंड ड्यूरेशन जो कोविड-19 की, उसकी महामारी की फैलाव और या कितनी गहरी ये फैलती है, कितने देर तक रहती है, उस पर निर्भर करेगा। और ये फार्दर मतलब और भी ज़्यादा ख़राब होने का स्थिति है जो बोरोइंग्स है
2020-21 की साल में। और जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स जो दूसरे बैंक्स वगैरह या दूसरे कंपनी से खरीदा था, उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो 10 साल की जो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स थी या सिक्योरिटीज़ थी, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.86% से 7.57%, मतलब ऑलमोस्ट 1% बढ़ गई है। और जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स थी 10 साल की, वो भी 6.07% से 6.5% बढ़ गई है। तो इससे समझ सकते हैं गवर्नमेंट को कितना कितना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा एज इंटरेस्ट जो बोरोवर्स को। और जो इस ये यद्यपि मतलब जो आरबीआई ने जो रेपो रेट था वो घटा दिया था 5.15% से 4.4%। इसके बाद भी गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। तो इससे गवर्नमेंट की जो करंट जो डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में या फिजिकल डेफिसिट, वो और भी बढ़ेगा ये आने वाले साल में। ये एक अंदेशा कर सकते हैं हम लोग इस बढ़ती हुई गवर्नमेंट बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट से। सो अगर ये जो सवाल होता है, अगर जो वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत अगर लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो इससे कुछ लाभ होगा क्या? तो आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेज एंड मींस एडवांसेस के तहत जो आरबीआई ने जो इसकी लिमिट इंक्रीज़ की थी, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट थी, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्थिक मंदी का पीरियड चल रही है लॉकडाउन की वजह से। तो ये उससे तो उतना लाभ होने का अंदेशा नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टुगेदर जो बोरोइंग्स होगी इस पीरियड में, वो 20 लाख करोड़ को क्रॉस करने का अंदेशा है। और जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत जो लिमिट दिया गया है 1,20,000 की सेंट्रल गवर्नमेंट को और 51,560 करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट को, वो बहुत ही कम पड़ जाएगा इसके तहत। और राइटर्स ये कहते हैं, अगर ऐसी अगर डेफिसिट चलती रही या मार्केट बोरोइंग्स इतना ज़्यादा होती रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सेक्शन 53 है, 53 ऑफ द फिजिकल एफआरबीएम एक्ट के तहत, जो 2003 की जो एफआरबीएम एक्ट के सेक्शन 53, उसको मतलब इन्वोक करना होगा। और जो उसमें जो प्रोविज़न है कि आरबीआई मतलब गवर्नमेंट को टेम्पोररी जो उसकी जो रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर की जब मिसमैच होती है या जब कोई मतलब दिक्कत होती है, तब अलाउ कर सकती है, लैंडिंग पैसा दे सकती है। तो वो मतलब वो ओवररूल करके जो आपका जो नेशनल कैलामिटी या सिक्योरिटी की जो धारा है, जैसे कि एक्ट ऑफ वार या जो नेशनल कैलामिटी होती है, तो उस तहत आरबीआई मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना पैसा देने पे बाध्य हो जाता है। तो वो आर्टिकल इन्वोक करके अभी मतलब सेक्शन 53 को इन्वोक करके मतलब जो गवर्नमेंट डेफिसिट है उसको पूरा करने का मतलब अंदेशा है, ये कहना है राइटर का। और इसके अलावा आरबीआई मतलब इस सेक्शन के तहत जो इंक्रीज उसका मोनेटाइजेशन या उसकी या तो जो पैसा ज़्यादा छापेगा, या तो सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड से उसको खरीदेगा, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको बेचेगा। तो इससे जो मार्केट डिफिसिट है उसको कुछ हद तक रिकवर करने की ये कुछ स्टेप्स है या पद्धति है, जिसको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सकता है, जिससे कि वो जो ये जो खस्ता जो आर्थिक मंदी चल रही है कोरोना वायरस या लॉकडाउन की वजह से, उससे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उभर सके। तो ये था आर्टिकल वेज एंड मींस एडवांसेस की एनालिसिस। तो आइए एनालाइज करते हैं आज का नेक्स्ट आर्टिकल। दोस्तों, नेक्स्ट जो आर्टिकल आज एनालाइज करेंगे ये आइडिया सेक्शन से, वन हॉर्स स्टेट। ये मतलब वन हॉर्स कहा गया है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारे, वो उसका जो रोल, बढ़ती हुई रोल, और जो हमारी जो पार्लियामेंट या जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की जो घटती हुई रोल है इस कोरोना वायरस या कोविड-19 के मद्देनज़र, उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में राइटर दुष्यंत दावे ने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं, जो हमारे जो संविधान के जो फ्रेमर्स थे या जो जिन्होंने नींव लिखी थी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो दो ऑर्गन है, जो कि लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है, एक दिन ऐसा होगा कि वो मतलब एकदम ही मतलब अपना फंक्शनिंग स्टॉप कर देगी। तो हमारा तो ये हमारा जो सरकार है, वो तो है मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर पे बनी है। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो तीनों को साझेदारी में ही काम करना होगा। और
यद्यपि तीनों का फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो कोरोना वायरस क्राइसिस में सिर्फ जुडिशियल लेजिस्लेचर की कोई मतलब मंतव्य या कोई एक्टिविटी नहीं है। जो भी कर रही है एग्जीक्यूटिव कर रही है, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अपने तरफ से एक तरफा डिसीजन ले रही है, और उसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रही है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत ही एक खराब अंदेशा है हमारे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के मद्देनज़र। तो जो कि सिर्फ़ वो बोलते हैं सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूटिव ही काम कर रहे हैं, और पार्लियामेंट तो अभी बंद है, वो तो एक छुट्टी पे है, रिसेस पे है, और जुडिशरी मतलब सो गई है, मतलब एक स्टेट ऑफ कोमा पे है। तो अ, तो अभी इस मद्देनज़र जो पार्लियामेंट भी छुट्टी पे है या बंद पड़ी है, और जुडिशरी भी सो रही है, तो जो एग्ज़ीक्यूटिव है या जो गवर्नमेंट है उसको मतलब पूरी मतलब आज़ादी मिल जाती है उसको फंक्शनिंग में या मिस फंक्शनिंग में। मतलब ये मतलब या तो वो अपनी फंक्शनिंग कर सकती है अपने मुताबिक, या उसकी मिस फंक्शनिंग भी हो सकती है। उसमें कोई मतलब बात नहीं करेगा, कोई टिप्पणी नहीं देगा। तो एग्जीक्यूटिव को पूरी छूट मिली हुई है उसके मुताबिक सरकार चलाने का। और राइटर दुष्यंत दावे जी ये कहते हैं कि ये कोई मतलब डिनाई नहीं कर सकता, कोई मतलब इसका प्रतिरोध नहीं कर सकता कि कोई इसको अस्वीकार नहीं कर सकता कि विश्व की सभी देश या हमारा देश इस सदी का सबसे बड़ा मतलब क्राइसिस से जो क्राइसिस का मुकाबला कर रहा है। यद्यपि ये अगर फिजिकली ना हो तो आर्थिक रूप से तो है ही है, सबसे बड़ा मतलब संकट से गुजर रहा है। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मतलब सबकी सभी के भलाई के लिए मतलब काम कर रहे हैं, इसको कोई मतलब डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव या जो सरकार काम कर रही है एक तरफ़ा, उसका एक मतलब एक बुरा साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, और उस पे डिबेट होना चाहिए। यद्यपि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस क्राइसिस के समय डिबेट का या आर्गुमेंट का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो डिबेट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर डिबेटिंग या डिस्कशन नहीं होती है सरकार के कार्य में, तो बहुत सारे जो अच्छा कार्य है उसको सरकार मिस कर जाती है, उसको नहीं कर पाती है, या सरकार के बहुत सारे जो बुरे कर्म हैं तो उसको भी पब्लिक के नज़र में नहीं आती है। तो डिबेटिंग या डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस क्राइसिस के समय। और राइटर दुष्यंत दवे जी ये कहते हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और उसने जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बनाया है ताकि वो एक दूसरे को पर मतलब चेक्स डाल सके, और मतलब बैलेंस बरकरार रखे, मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में एक बैलेंस रहे और एक दूसरे को चेक करते रहे, इसीलिए ये सेपरेशन किया था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को। तो यहाँ पे थॉमस जेफरसन जो थर्ड यूएस प्रेसिडेंट थे, उनका एक कथन उन्होंने कहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, जो प्रिंसिपल की जो बुनियाद है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है या जो धारा है या नीति है, वो कहती है कि जो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी जो है सेपरेट गवर्नमेंट की, वो मतलब कोई निर्दिष्ट मतलब समय के अतिरिक्त मतलब वो कार्य करे, मतलब उनको फंक्शनिंग करना ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल सिद्धांत है या उसकी नीति है। और अगर यद्यपि इसको डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, लेकिन यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट। और इसको मतलब जो भी हमारे गवर्नमेंट का जो भी दोस्त है या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसको ये माइंड में रखना होगा कि ये तीनों जो अंग है गवर्नमेंट को, उनको फंक्शनिंग करना होगा। अगर हमें मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब सुचारू रूप से चालू रखना है। और यहाँ पे दुष्यंत दवे जी कुछ सवाल करते हैं कि जो ये जो दुर्दशा हो रही है, जो हज़ारों लाखों जो भारत के नागरिकों की जो ये लॉकडाउन की वजह से, तो इसमें जो हमारे जो पार्लियामेंट है या जुडिशरी है वो मतलब साइलेंट की हुई है, वो कुछ मतलब कुछ बात या कुछ अपना कुछ मंतव्य क्यों नहीं दे रहा है। तो जो वर्कर्स है, जो गरीब है, या जो निचले तबके के लोग हैं या फार्मर्स है, उन लोगों को तो अभी अपने आप ही अपना जुगाड़ करने पे छोड़ दिया है स्टेट। तो यद्यपि मतलब वो अपने आप ही अपना जीवन को बचाए, इस हाल पे छोड़ दिया है। यद्यपि हमारे पास जो अनलिमिटेड सप्लाई है फूड ग्रेन्स की, या
दूसरे रिसोर्सेज की। तो इसके इतना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स रहते हुए भी लाखों लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है या घर से बाहर रहना पड़ रहा है। तो इस पे जो जुडिशरी है और जो हमारे जो लेजिस्लेचर है वो क्यों टिप्पणी नहीं करती है, क्यों सरकार को याद नहीं दिलाती है? तो ये सवाल करते हैं दुष्यंत दावे जी। और ये एक सीरियस वायलेशन है जो संविधानिक या जो कानूनी जो राइट है, लीगल राइट है, ये जो सैकड़ों लाखों जो घर से बाहर या जो गरीब लोग हैं जिनको जो बेरोजगार हो गए या जो भूखा रह रहे हैं इस लॉकडाउन के तहत, जिनकी जो हालत मार्च 24 के बाद जो इतना खराब हुई है। तो ये इनकी संवैधानिक और जो कानूनी जो अधिकार है उसकी वायलेशन है। और इस पे कोई भी मतलब कोई जुडिशरी भी नहीं कोई सवाल उठा रहा है, ना कि हमारा जो पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन हो रही है। और तो जो एग्जीक्यूटिव को जो गवर्नमेंट को तो उनकी जो राहत पहुंचाना था वो तो नहीं कर रही है। तो इसमें हम सोच सकते हैं जो हमारा जो विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कितनी नाकाम रही है इस आर्थिक दुर्दशा से उभरने के लिए या गरीबों को राहत देने के हेतु। और दुष्यंत दावे जी ये सवाल करते हैं कि जो लोग ये देश, ये जो गरीब लोगों की जो दुर्दशा है या उनकी जो सफरिंग्स है उसकी क्या इलाज करेगा? और ये तो चुप रहने से तो नहीं होगा या कोई मतलब निष्कर्म रहने से तो नहीं होगा। कोई उसको इसके लिए एक्शन लेना होगा, उसके लिए उनको बोलना होगा, जुडिशरी को आगे आना होगा, लेजिस्लेचर को आगे आना होगा और एग्जीक्यूटिव को पूरी मतलब गवर्नमेंट की पूरी भार दे के वो लोग चुप्पी नहीं रख सकते। तो इससे पहले भी जो मतलब देश की जो हानि हुई थी, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, मतलब फिर सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार होना पड़ा, या जो हमारे इकोनॉमी में परमानेंट डैमेज हुई थी, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था रातों रात, उसके तहत उस पे भी हमारे पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ या जुडिशरी ने कोई टिप्पणी नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो दूसरा 2 ऑर्गन है, जुडिशरी या जो पार्लियामेंट है, वो कितना असहाय है या कितना निष्कर्म होती है कोई भी देश की बड़े दुर्दशा में। तो इससे भी हम कोई आगे जो हुआ था उससे भी हम कुछ सीख नहीं पाए। और जो लोग मतलब सरकार में हैं, जिन जो मतलब हमें शपथ लिए हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हम आम नागरिकों को प्रोटेक्शन के लिए या हमारी सुरक्षा के लिए, वो कुछ भी नहीं सीख पाए, जो इतिहास से कुछ भी सीख नहीं पाए। और हमारे ये बार बार हमारे देश की जनता को, आम जनता को ऐसे आर्थिक दुर्दशा या कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है राइटर का। और राइटर दुष्यंत दवे जी ये भी कहते हैं जो निज़ामुद्दीन मरकज़ की जो इंसिडेंट है उसको भी हमने हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया, उसको कम्युनलाइज़ कर दिया। तो इस पे भी गवर्नमेंट की खामियाजा है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब जनवरी 23 में जो वुहान चाइना ने जो ये इसको पेंडेमिक कोरोना वायरस को जो पैंडेमिक घोषित किया था जनवरी 23 तारीख को, तभी हमारे देश को चाहिए था कि जो भी बाहर से लोग आते हैं उनकी एंट्री रोक देना चाहिए, एक्सेप्ट जो इंडियंस रिटर्न हो रहे हैं। और अगर जो भी आएंगे तो उनको मतलब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए था। उसके बाद ही देश के आम जनता के साथ घुल मिलने का अनुमति देना चाहिए था, जैसे कि हुआ था निज़ामुद्दीन मरकज़ में। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे और उनको क्वारंटाइन सरकार ने नहीं किया। एक तो पहले सरकार उनकी एंट्री में प्रिवेंशन लगा सकती थी, और अगर दूसरा अगर आए हैं तो उनको क्वारंटाइन पे रख सकती थी, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया है। तो ये एक सरकार की खामियाजा थी। और दूसरा जो लॉकडाउन हुई थी इतना शॉर्ट नोटिस में, सिर्फ 4 घंटे की नोटिस में ये लॉकडाउन किया था सरकार ने। तो जब उस समय जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो ये निज़ामुद्दीन के जो मरकज़ में जो तबलीगी थे वो कहाँ जाएंगे, मतलब वो 4 घंटे की नोटिस में वो अपने घर कैसे वापस लौटेंगे, ये सवाल किया है दुष्यंत दावे जी ने। और यहाँ पे राइटर अम्बेडकर जी का एक कथन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे देश का कितना भी अच्छा हो, वो अगर उसको चलाने वाले लोग अगर बुरे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बुरा हो जाएगा, मतलब उसको काम नहीं करेगा। तो ये यही हो रहा है हमारे देश में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा है या बुनियाद है उसको चलाने वाले लोग मतलब ठीक नहीं हैं। तो इसीलिए जो हमारे देश की ये मतलब
मतलब ये इतना कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना हो रहा है। और अभी जो 388 लोग थे, जो महान जो भारतीय थे, जिन्होंने जो हमारे संविधान की नींव रखी थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन वो तो अभी मतलब अभी अगर रहते तो बहुत निराश होते। जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम इतना धज्जियां उड़ रही है, ये कहते हैं दुष्यंत दावे जी। और हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उन जो हमारे जो महान संविधान निर्माता थे या जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे, उन सभी लोगों को मतलब बिना कुछ कारण मतलब कंडीशन के मतलब माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि हमने जो संविधान की जो नींव था या बुनियाद था, उसको हमने पालन नहीं किया या उसको पालन करने में हम सक्षम नहीं रहे। और राइटर दुष्यंत दावे जी अंबेडकर अंबेडकर जी का एक दिसंबर जो उन्होंने दिसंबर 17 1946 में एक सुंदर एक कथन कही थी, उसकी याद दिलाते हैं। जो उन्होंने कहा था, जो हमें सब स्लोगन को स्लोगन से बचना चाहिए, और जो सभी कथन से हमें उससे बचना चाहिए, हमें इसको छोड़ना चाहिए जो लोगों को डराता है। और हमें सभी मतलब हमारे जो बैर है या जो हमारा जो भी डिफरेंसेस है, उसको परे होके हमारा जो ओपोनेंट्स है उनके साथ हमें साथ चलना होगा, और देश की उन्नति में। और अगर हम एक साथ बहुत दूर तक हम चले, तो ये हमारी जो हमें हम देश की एकता तक हमें ले जाएगी। तो हमें सब स्लोगान या जो भी कथन है जो दूसरे को डराती है, या जो भी हमारे जो डिफरेंसेस है, उससे परे होके हमें एक साथ चलना होगा। यद्यपि वो हमारा ओपोनेंट हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो ना हो, हमें एक साथ चलना होगा देश की उन्नति के हेतु। और जब हम एक साथ चलेंगे तो ये हमें एकता का पाठ सिखाएगा। और अरे ये कहते हैं, जो हमारी जो एकता की बात है, ये जो एकता की जो ये धारा है, उसको छोड़ के बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग या जो मीडिया पे है या जो पॉलिटिकल क्लास है, वो ऐसी स्लोगन रेज करती है जो कि हमारी जो एकता या अखंडता है उसको मतलब पूरी डैमेज कर रही है, या डिस्ट्रॉय करने पे कगार पे है। तो यहाँ पे जुडिशरी को आगे आना होगा, और उसको मतलब सो मोटो मतलब अपने आप ही उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। जो जो भी मतलब पॉलिटिकल क्लास हो या मीडिया हो या सिविल सोसाइटी हो, वो जो देश की एकता या अखंडता तोड़ने की चेष्टा करती है, तो उसके खिलाफ जुडिशरी को सो मोटो केस डालना होगा, अपने आप ही एक्शन लेना होगा। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो जुडिशरी रिव्यू है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक हमारी बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और जुडिशरी को ये जो फीचर है उस पे परे आना होगा, उस पे वो उसको काम करना होगा। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की जो एक्शंस है, उस पे कंट्रोलिंग लाना होगा। और जो देश को अभी सभी मतलब लोगों की दुख जो जो भी गरीब है या पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, या जो भी शोषण पीड़ित है, उन लोगों की पितृ समान देश को या नेशन को पितृ समान मतलब एक्शन लेना होगा, या पितृ समान उनको उनके केयर करना होगा। तो ये मतलब कहते हैं दुष्यंत दावे जी। और जुडिशरी को राइटर कहते हैं कि कोई भी जो वर्तमान की जो परिस्थिति में या जो स्थिति है उसमें अपने आप को नहीं ढालना चाहिए, बल्कि एक इंडिपेंडेंट पोजीशन बरकरार रखना चाहिए। और पार्लियामेंट को भी मतलब अपने आगे आना चाहिए, जिससे कि उनका जो रोल है जो संविधान को सुरक्षा के लिए संविधान की मतलब गार्डियन एंजल्स मतलब संविधान की गार्जियन के रूप में वो पार्लियामेंट की मेंबर्स को ऐड करना होगा। और अगर एग्जीक्यूटिव को अगर लेजिस्लेचर और जुडिशरी गाइड ना करे सही दिशा में, तो ये एक मतलब एक उस रास्ते पे जाना होगा जो रास्ता हमें मतलब केओस और एनार्की मतलब एक कुशासन और मतलब अराजकता मतलब एकदम मतलब इस अराजकता से या जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे बचने के लिए हमारे लेजिस्लेचर और जुडिशरी को आगे आना होगा, और हमारे संविधान की जो नींव है या संविधान की धारा है उसको बचाना होगा, और हमारे देश को एक मतलब सुदृढ़ और एक उन्नत देश बनाना होगा। तो ये था आर्टिकल ए वन हॉर्स स्टेट की एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।